नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्ते। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। आज अपन क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे 8.1 मानव में सामान्य रोग, 8.2 प्रतिरक्षा। सबसे पहले अपन जानेंगे जीव विज्ञान क्लास 12 का एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट में अपन जानेंगे यूनिट 3 मानव कल्याण में जीव विज्ञान में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसा कि अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस यूनिट से कुल 14 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के मतलब एक एक अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 भी नहीं, 4 अंक के 2 क्वेश्चन, 5 अंक, 6 अंक और 7 अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस प्रकार से इसमें से वस्तुनिष्ठ और 2 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके आधार पर अपन उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि अपन को क्या पूछा जाए तो किस प्रकार से लिखना चाहिए। आमतौर पर स्वास्थ्य क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आमतौर पर पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर इस बात को अपन नहीं जानेंगे तो आगे की बात कैसे समझेंगे, पूरे चैप्टर को कैसे समझेंगे। तो अपन जाने स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं? तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जाता रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोग वाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अपन को पता चला कि किस प्रकार से हम अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। अब अपन जानेंगे रोग क्या होता है, रोग किसे कहते हैं। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। तो अपन इसका जवाब दे सकते हैं रोग क्या है, इसका जवाब नहीं समझ में आ गया है। अब बात करेंगे अपन रोगों के प्रकार की। तो रोगों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। सबसे पहले अपन जानेंगे संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि एड्स। जबकि असंक्रामक रोग क्या है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते या इनका संक्रमण नहीं होता, ऐसे रोगों को अपन असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि कैंसर। अब अपन जानेंगे मानव में सामान्य रोग। तो मानव में सामान्य रोग वाले भाग से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे और विभिन्न प्रकार की शब्दों से परिचित होंगे। और जहां पर अपन को लगेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या
2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें अपन बात करेंगे। तो अपन 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में जान सकते हैं कि रोगजनक या पैथोजन क्या है। तो ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं जो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग पैदा करते हैं, जिसमें जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु या वायरस, कवक या फंजाई एवं प्रोटोजोन तथा हेलमिंथीज या कृमि शामिल होते हैं। तो अपन समझ सकते हैं पैथोजन या रोगजनक क्या है, जिसके कारण ऐसे कोई जीव जो दूसरे जीवों में या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करे, तो उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, रोगजनक। ठीक, तो रोगजनक शब्द से या पैथोजन शब्द से अपन अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि 2 नंबर में आता है तो अपन बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन जानेंगे विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। तो देखो, एक टाइफाइड ज्वर या टाइफाइड जो है, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। आमतौर पे एक रोग कारक कौन होता है, कुछ रोगों के इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में। एक तो पूछा जाता है कि ये रोग है, इसके रोग कारक का नाम बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये रोग है, नाम दे दिया रोग का, और ये पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और तीसरी तरह से आता है रोग कारक का नाम दे दिया और उससे पूछा जाता है कि इससे कौन सा रोग होता है। तो अपन सबसे पहले देखें टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है। तो अपन बता सकते हैं साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा टाइफाइड ज्वर होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है या हेलमिंथीज के द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो अपन को पता चल गया टाइफाइड ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। देखो यहाँ पे अपन को पता चला कि ये आम इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि रोग का नाम दे दिया और पूछा जाता है ये रोग किस प्रकार से फैलता है। तो अपन को पता चला कि संदूषित भोजन और पानी द्वारा ये रोग फैलता है, या टाइफाइड ज्वर संदूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलता है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो आमतौर पर जवाब क्या हो गया इसका कि ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। और उसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर होता है, फिर छोटी आंत में घुस जाने के बाद इसका रोगजनक जो है या पैथोजन जो है वो कहाँ पहुंचता है, रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण, तो रोग के लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि इसमें लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना आदि इसके लक्षण हैं। तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, टाइफाइड ज्वर क्या है और इसके लक्षण बताइए। तो इतनी बात अपन 2 नंबर के क्वेश्चन में भी जवाब दे सकते हैं। अब इसके अन्य प्रभावों में अपन देख सकते हैं, गंभीर मामलों में इसके द्वारा आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से हो सकती है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि टाइफाइड ज्वर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, या इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि निम्न बिडाल परीक्षण किस प्रकार के रोग का परीक्षण करने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसका जवाब दे सकते हैं। एक यहाँ पे मैरी मेलोन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि मैरी मेलोन नाम उपनाम से किस रोग को जाना जाता है। तो यहाँ पर मैरी मेलोन या इसके बारे में अपन बता सकते हैं। तो आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलोन, जिनको उपनाम टाइफाइड मैरी का है, इस नाम से भी जानते हैं। यह पेशे से एक रसोइया थी और जो खाना बनाने का काम करती थी। इसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में लोगों में टाइफाइड फैलाती रही, इसलिए इस रोग को मैरी मेलोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन निमोनिया रोग की। तो फिर वही क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, निमोनिया रोग का रोग कारक क्या है या पैथोजन क्या है, और इसके द्वारा मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके क्या लक्षण हैं।
तो निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इस रोग में फुफ्फुस के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। मतलब अपन जवाब दे सकते हैं कि इस रोग द्वारा मनुष्य के लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप मतलब निमोनिया के संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। तो इसके लक्षण भी अपन को पता चल गए, तो इसके लक्षण भी पूछे जाए तो वो भी अपन बता सकते हैं। गंभीर मामलों में होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों या ड्रॉपलेट अथवा एरोसोल में एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी आ सकता है कि निमोनिया का संक्रमण किस किस तरह से होता है। अब बात करेंगे अपन सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड की। तो यह कॉमन कोल्ड या सामान्य जुकाम जो है वो विषाणु जनित रोग है। अब अभी अपन ने बात की थी जो जीवाणु जनित रोग थे, अब अपन विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग की बात कर रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड विषाणुओं का जो होता है, विषाणुओं का एक समूह नासा विषाणु या राइनो वायरस का है, जो मनुष्य में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग जैसे सामान्य जुकाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। जैसे ऑप्शन में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे आ सकता है कि राइनो वायरस के संक्रमण से या कॉमन कोल्ड में निम्न में से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं या निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता है। तो यदि प्रभावित नहीं होता है और उसमें फेफड़े का नाम है, तो अपन को याद रखना है कि फेफड़े या लंग्स कॉमन कोल्ड में प्रभावित नहीं होते, उसमें नाक और श्वसन पथ संक्रमित होते हैं। सामान्य जुकाम के अभिलक्षण, इसमें नेजल कंजेशन या नासी संकुलता और आश्राव मतलब नाक का बहना, कंठदाह, स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं, इसके सामान्य लक्षण होते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा संक्रमित व्यक्ति के पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजे की मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित वस्तुओं के संपर्क में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी वायरस जनित रोग है। तो आमतौर पे जिस प्रकार से कोरोना वायरस के फैलने की संभावनाएं हैं, वैसी संभावनाएं आमतौर पर ज्यादातर वायरल डिसीज जो होती हैं उनमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि कॉमन कोल्ड में अपन को देखने से मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मलेरिया की। तो मलेरिया में भी वही क्वेश्चन हो सकते हैं 1-1 नंबर के, और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे मलेरिया क्या है, इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इस प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अपन देखें, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटे से प्रोटोजोन द्वारा होता है। यहाँ पे याद रखना, तो अभी अपन ने जो बात की थी, पहले बात की थी अपन ने बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, फिर अपन ने वायरस द्वारा होने वाले रोगों की बात की, अब अपन कर रहे हैं प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला मलेरिया मैलिग्नेटेड या दुर्दम प्रकार का है, जो कि सबसे गंभीर है और यह घातक भी हो सकता है। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज या स्पोरोजोइड्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मलेरिया होता किसके द्वारा है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, लेकिन मलेरिया फैलता किसके द्वारा है, मतलब इसका वेक्टर कौन है या इसके संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने का काम कौन करता है, तो इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर।
ठीक है। और ये मादा एनाफिलीज इसके स्पोरोजोइट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने का काम करती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम किस अवस्था में संक्रमण के दौरान पहुंचता है। तो याद रखना है अपन को, जीवाणुज या स्पोरोजोइट्स अवस्था में संक्रमण के दौरान होता है कौन, प्लाज्मोडियम। ठीक, स्पोरोजोइट्स संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अपन को पता चला मलेरिया में मनुष्य का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो गया, यकृत या लिवर। और फिर ये क्या करता है, यह लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है और इसके बाद लाल रुधिर कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही अविषालु मतलब एक टॉक्सिक पदार्थ जिसे हीमोजोइन कहते हैं वो निकलता है, जिसकी वजह से ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए यह रोग उत्तरदायी होता है। तो हीमोजोइन क्या है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब इसका परजीवी या प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनका आगे का परिवर्धन मादा एनाफिलीज के शरीर में होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुत अधिक संख्यात्मक रूप में बढ़ते रहते हैं और स्पोरोजोइट जब बन जाता है तो ये स्पोरोजोइट उस मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो ये स्पोरोजोइट्स या जीवाणुज उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया और 4 परजीवियों के नाम दे दिए और पूछ लिया गया कि इनमें से ऐसे परजीवी का नाम बताइए जो 2 परपोषियों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो उसका जवाब हो जाएगा मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मादा, अब आगे जानते हैं अपन, मादा एनाफिलीज इसमें रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने का काम करता है, इसको याद रखना है। जहां पे अपन ने बात की, अभी सबसे पहले बात की अपन ने किसकी, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। फिर उसके बाद बात की अपन ने क्या नाम है, वायरस द्वारा होने वाले रोग। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोटोजोन द्वारा होने वाले रोग, जिसमें एक प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलिट का। एंटमीबा हिस्टोलिट का जो है मानव की बृहत में पाए जाने वाले परजीवी हैं जो अमीबेसिस या अमीबी अतिसार या अमीबता नामक रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इसके कारण कोष्ठबद्धता या कब्ज, उदरीय पीड़ा और पेट में ऐंठन इस प्रकार से अत्यधिक, और इसके साथ अत्यधिक श्लेष या म्यूकस युक्त मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक हैं। जिस प्रकार से मलेरिया में अपन क्या देख रहे थे, मच्छर वाहक था, लेकिन मच्छर के शरीर में जाता है वो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मक्खियों के शरीर के ऊपर ये चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण करते हैं। तो अपन ने क्या देखा, घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक हैं, मतलब शरीर से चिपक जाता है, जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। कभी तो अपन कहते हैं कि मक्खियां भिनभिना रही हैं, मक्खियां बैठी हुई हैं, ऐसा भोजन मत करो। उससे क्या होता है, इस प्रकार के रोग कारक अपने शरीर में या पैथोजन अपने शरीर में पहुंचते हैं। तो मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं। हाँ, तो अपन बात करेंगे गोलकृमियों द्वारा होने वाले रोग। तो सामान्य गोलकृमि जैसे एस्करिस है, फाइलेरिया कृमि है, बाउचेरिया है, कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक या पैथोजन होते हैं। आंत्र परजीवी या एस्केरिस से एस्केरिस्ता या एस्केरिसिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो हो सकता है वो क्या होगा कि एस्केरिसिस या एस्केरिस्ता किसके द्वारा होती है। तो अपन ऑप्शन के द्वारा भी, खाली स्थान में भी, या जोड़ियों के रूप में भी प्रश्न आ सकता है। तो गोलकृमि भी इसका जवाब हो सकता है, और नाम के रूप में भी एस्केरिस आता है तो वो भी अपन जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से होता है। इसीलिए तो अपन बात करते हैं कि अपन को स्वच्छ रहना चाहिए। अपन सामुदायिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को पता चलता है इस प्रकार के रोग, कई प्रकार के रोग जो हैं संदूषित जल, भोजन, मिट्टी इनके द्वारा फैलते हैं। अब बात करेंगे अपन बाउचेरिया या बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई और बाउचेरिया मेलाई के बारे में। इसके द्वारा जो है फाइलेरियसिस नामक रोग या एलिफेंटेसिस नामक रोग होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई और बाउचेरिया मेलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं, लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद या हाथीपांव या श्लीपद या एलिफेंसियसिस अथवा फाइलेरिया या फाइलेरियसिस कहलाता है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित होते हैं और इनकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोग वाहक मादा मच्छर, देखो अपन को पता चला इस रोग का वाहक कौन है? मादा मच्छर। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। अब बात करेंगे अपन रिंगवर्म या दाद की। अब देखो, अब अपन एक नए प्रकार के रोगजनक या पैथोजन के बारे में जानने वाले हैं, जो है जिसको अपन कवकों के नाम से जानते हैं या फंजाई के नाम से जानते हैं। रिंगवर्म या दाद माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश के अनेक कवक द्वारा होता है। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून, सिरोबल्क या सिर की स्कैल्प मसल पर इसमें क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है और सल की विच्छतियां मतलब स्केली लीजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन विच्छतियों में तेज खुजली होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के बलनों मतलब जो फोल्ड होते हैं जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद अंगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है किसकी? कि इस प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने के उपाय। तो एक प्रश्न 4 नंबर में हो सकता है, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो अपन बता सकते हैं, अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियों, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मलमूत्र उत्सर्ग का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों और मलकुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना चाहिए। ये उपाय विशेष रूप से वहां अनिवार्य हैं जहां संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबता, एस्केरिस्ता, निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायुवाहित रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। देखो, अभी जो अपन बात कर रहे हैं जैसे वायु के द्वारा संक्रमण, वायु वाहित रोग या वायु के द्वारा संक्रमित होने वाले रोग, ये सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है कि अपन किसी के पास भी आए और किसी ने छींका, किसी ने खांसा, किसी ने थूका या किसी ने कोई चीज यूज की, तो इस प्रकार के रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपन को, जैसे आजकल अपन कोरोना में जिन उपायों का
की बात कर रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, अपन मास्क का उपयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, और साबुन का उपयोग करें बार बार हाथ धोने के लिए, और व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता पर ध्यान दें। और कीट रोग वाहकों के द्वारा संचरित होने वाले रोगों के बारे में अपन को किस प्रकार से बचना है आगे जानते हैं। कीट रोग वाहकों के द्वारा संचरित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोग वाहकों और उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो जैसे मच्छर को कौन लेके जाता है, सॉरी, जो मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, इनको कौन, इनके पैथोजेंस को कौन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इनको रोकने के लिए और उनकी जो प्रजनन की जगह है उनके नियंत्रण के हमें उपाय करने चाहिए। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने, घरेलू कूलर की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के लार्वा को खाने वाली गम्बूसिया जैसी मछलियां डालने, खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और दलदलों आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मच्छर के लार्वा को के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना गम्बूसिया मछली का उपयोग इस काम के लिए किया जाता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। टीका या वैक्सीन के उपयोग और प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रमों से कई रोगों जैसे चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से किस रोग का भारत से पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो याद रखना चेचक ऐसा रोग है जिसका भारत से टीकाकरण द्वारा पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। तो देखो यहाँ पे भी याद रखना है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टिटनस है, इनके भी वैक्सीन उपलब्ध है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरह से आ सकता है। जब भी किसी चैप्टर में एक नंबर वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अपन को एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन दे दिए 4, जिसमें एक पोलियो का या डिप्थीरिया का या निमोनिया का या टिटनस का नाम दे दिया और पूछा गया इनमें से किसका वैक्सीन है। तो स्वाभाविक है इनके वैक्सीन है। ठीक, प्रतिजैविकों एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। और इसके साथ अपनी बात समाप्त होती है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।